तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का अगेन ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया था, जो युनची होता है वो ना आखिरकार ना अपनी जो वाइफ चोय होती है उससे दोबारा से मिल जाता है। लेकिन इस वक्त ना यहाँ पर ना जो युनची की जो बेटी होती है वो भी होती है। और इस वक्त ना जो युनची की जो बेटी होती है ये भी 11 साल की हो जाती है। जब ना युनची ने अपनी बेटी से मिलता है ना पहली बार, तो युनची बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और उससे एक ना वहां पर युनची ने अपनी बेटी को गले लगा लेता है। और जो यून वोकफिन होती है वो भी युनची को देख के रोने लग जाती है और वो कहती है कि फादर मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया था। और अब ये सारा सीन देख कर ना वहाँ पर जो चोचर होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तो दोस्तों अब यही फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना युनची को देखते हैं और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ना तुम लोगों से ना दोबारा मिलूंगा और वो भी इस जगह मिलूंगा। और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी से दोबारा मिलूं, मुझे इसकी भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उससे एक ना वहाँ पर जो चोचर होती है वो कहते कि जब ना तुमने हेवन फोर्ट विला के अंदर ना जो बड़ी सी जो फोर्ट है ना उसके नीचे दब गए थे, तो कहते कि वहां पे सबको लगा कि ना तुम मारे गए हो। कहते यहाँ तक कि मुझे भी यही लगा था। कहती कि और वही वक्त था जब मुझे पता चला था कि मैं ना असल में ना प्रेग्नेंट हूँ। और फिर उससे एक युनची कहता है कि फिर आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे पहुंची। और उससे एक ना वहां पर जो चोचर होती है वो कहती कि मैंने ना खुद ही आइस मॉर्टल पैलेस को ना छोड़ दिया था, क्योंकि कहती कि मैं ना तुम्हारी ना ब्लड लाइन को ना प्रोटेक्ट करना चाहती थी। कहते लेकिन जैसे ही ना मैंने आइस मोटर पैलेस को छोड़ा ना उससे अपना वहां पर ना मुझ पे ना कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। कहते ये और कोई नहीं बल्कि हेवन फोर्ट विला के लोग थे। कहते कि उनके उस अटैक के अंदर ना मैं ना बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी। कहते कि यहाँ तक कि हमारी जो बेटी है ना उसके ऊपर भी कुछ चोटें लगी थी, जिस तरह से ना हमारी जो बेटी है वो भी उस वक्त जख्मी हो गई थी। अब ये सुन के उस वक्त ना युनची बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते क्या उन्होंने तुम्हें और मेरी बेटी दोनों को बहुत ही ज्यादा जख्मी किया है। कहता कि मुझे हेवन फोर्ट विला को छोड़ना ही नहीं चाहिए था जब मेरे पास फुल पावर थी। कहते कि उस वक्त मेरे पास मौका था कि मैं इन सबको ना पूरी तरीके से खत्म कर दूं। लेकिन उससे गुंची बोलता है, कहता है कि लेकिन अब भी इसमें कोई भी बड़ा मसला नहीं है। कहता है कि मैं जैसे ही यूजली डिमरीला में पहुंचूंगा ना वहां से ना मैं अपने क्लैन के बहुत से पावरफुल लोग ना सीधा ना हेवन फोर्ट विला में भेजूंगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। कहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई है कि इन लोगों ने ना मेरी बेटी और मेरी बीवी को ना जख्मी किया है। फिर उसे अपना चोयचन बोलती है, कहते उस वक्त ना जो यून वॉक्सिन थी वो मेरे पेट के अंदर थी। कहते इस वजह से ना मैंने अपनी जितनी भी जो प्रोफाउंड एनर्जी है ना, जो बची कुछ मेरी एनर्जी थी उस वक्त मैंने वो फाइन यून वॉक्सिन को प्रोटेक्ट करने में लगा दी थी। कहती लेकिन इस सब के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आखिरकार ना मैं ना यहाँ से जाऊँ कहाँ। कहती लेकिन उस वक्त ना मुझे अचानक से तुम्हारी याद आई है। जब ना मैं तुम्हारे साथ थी तब तुमने ना मुझे ना एक जगह के बारे में बताया था जहाँ पर ना तुम ना पहले जा चुके हो और वहाँ के लोगों की तुमने हेल्प भी की है। कहते वैसे मुझे ये तो पता था कि उनमें से जो बहुत सी जो स्टोरी से तुम जानबूझ के ना झूठ बोल के मुझे बता रहे हो और बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। कहते कि लेकिन जब तुमने फोनिक्स ट्राइब के बारे में बताया था तब मैं तुम्हारी आंख में ना चमक देखी थी। और कहते कि इस तरह से मुझे लगा था कि ये स्टोरी पक्का सच होगी। कहते क्योंकि चाहे उस वक्त ना मैं तुम्हारी बाहों के अंदर ना बेहोश थी। कहते कि मगर फिर भी ना मेरी जो कॉन्शनेस थी वो ओपन थी और मैं तुम्हारी बहुत सी बातें सुन पा रही थी। कहते जैसे ही ना मैं ना फोनिक्स ट्राइब के इलाके के आसपास पहुंची ना तब उससे एक ना वहां पर ना एक ना बहुत ही ज्यादा बड़ा बैरियर था, जिसकी वजह से ना वहां पर ना कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा था। कहते कि मगर जैसे ही ना मैं उस बैरियर के पास गई हूँ ना वो जो बैरियर है उसने अपने आप ही अपने आप को ओपन कर लिया था। कहते ऐसा लग रहा था कि वो जो बैरियर है वो इसलिए खुला था ताकि मैं ना उसके अंदर आराम से जा पाऊँ। ये सुन के ना उस वक्त ना जो युनची होता है वो कहता है कि अब मुझे समझ आया कि आखिरकार ना वो जो फोनिक्स गोल्ड बैरियर है वो क्यों ओपन हुआ था। कहते क्योंकि जो तुम्हारे पास ना जो यून वॉक्सिन थी उसके पास ना मेरी ब्लड लाइन थी और मेरी ब्लड लाइन के साथ साथ ना उसके पास ना मेरे से ना फोनिक्स गोल्ड की ब्लड लाइन भी उसकी बॉडी के अंदर थी। कहते कि इस वजह से ना जो ना फोनिक्स गोल्ड का जो बैरियर है वो अपने आप ना यून वॉक्सिन के सामने ओपन हो गया है। और उससे अपना वहां पर ना जो चोचन होती है वो कहती है कि मगर इस सब के बाद ना जैसे ही ना मैंने ना यून वॉक्सिन को पैदा कर दिया था तो कहते कि उसके बाद ना जो मेरा पावर इफेंस था वो ना पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। कहते क्योंकि मेरा जितना मुझे पावर इफेंस बचा होता है जिसकी वजह से मैं जिंदा थी मैंने उससे ना जो यून वॉक्सिन उसको प्रोटेक्ट करने में लगा दिया था। कहते कि मगर उसके बाद ना वो भी खत्म हो गया है। लेकिन ये सारी बातें सुन के जो युनची होता है उसको ना अंदर से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और जो युनची होता है वो कहता है मुझे पता ही था कि चोयोचे ने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है। कहते कि इसकी सारी पावर इफेंस खत्म हो चुका है। कहते कि यहाँ तक कि इसने हमारी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। और उस वक्त ना जो युनची होता है वो कहता है कि मगर मैं वो कमीना हूँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं अपनी वाइफ चोयोचन को नहीं ढूंढ पाया। उससे एक ना चोयोचन बोलती है, कहती लेकिन अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। कहती कि अगर अब मैं चली भी जाती हूँ ना मुझे यून वॉक्सिन के पीछे कोई फिक्र नहीं होगी। कहती क्योंकि उसके जो फादर है वो वापस आ चुके हैं। कहती मैं इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरे जाने से पहले तुम वापस आ चुके हो। उससे एक ना वहां पर जो चोयोचन होती है वो कहती है वैसे तो आज से कई साल पहले ही मैं ना इस दुनिया से चली जाती जब ना यून वॉक्सिन पैदा हुई थी। कहते क्योंकि मैंने यही सोचा था कि मैंने यून वॉक्सिन को ना ये जो फोनिक्स ट्राइब के लोग हैं इनके हवाले कर दूंगी और खुद ना मैं आराम से मर जाऊंगी। कहते कि मगर जब मैंने यून वॉक्सिन को देखा था ना कि वो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की थी और कहते कि इसके अलावा जब मैंने उसकी आवाज सुनी थी तो वो कहती है कि मैं इस सब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उससे अपना वहां पर ना जो चोयोचन होती है वो कहती कि मैं भी यून वॉक्सिन को ना बड़ा होते हुए देखना चाहती थी और कहती मुझे उम्मीद थी कि ना ये ना बिल्कुल तुम्हारी तरह
फ्राई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होगी। और उससे एक ना वहाँ पर यून वोक्फिन बोलती है, कहती है कि लेकिन मैं मदर की तरह बहुत ही ज़्यादा दिखती हूँ, फादर की तरह बहुत कम दिखती हूँ। उससे एक ना जो युनची होता है वो कहता है कि मुझे पता ही था कि मेरी बीवी और मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। कहते हैं कि शायद अब इसके बाद मैं अपने आप को माफ़ भी ना कर पाऊँ। कहते हैं लेकिन मैं एक चीज़ को तुमसे वादा करता हूँ, अब ना ही चोयोचन कहीं जाएगी, ना ही मेरी बेटी कहीं जाएगी। मैं तुम दोनों की हमेशा हिफाज़त करूँगा। और कहते हैं कि मैं तुम्हें उस जगह पे लेकर चलूँगा जो ना इस दुनिया की सबसे ज़्यादा सेफ जगह है। वहाँ पे ना तुम लोगों को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। यानी दोस्तों इस टाइम ना जो युनची का जो अपना घर है ना इल्यूजनी डीमन रिलम के अंदर, युनची उसकी बात कर रहा है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इल्यूजनी डीमन रिलम के अंदर खुद जो डीमन एम्प्रेस है वो रहती है। और वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है लिटिल डीमन एम्प्रेस ना युनची की वाइफ़ भी है। तो वहाँ पर ना युनची की फैमिली को कोई छू भी नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पर ना जो मांगा वाले होते हैं वो ना एक छोटा-सा ना जो सीन होता है उसको ज़रा कट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना जो युनची होता है वो चोयोचन को कहता है क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? कहते क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और पावरफुल डॉक्टर भी हूँ इसके साथ-साथ। कहते हैं कि मैं हर एक बीमारी का आराम से इलाज कर सकता हूँ। बल्कि जो मांगा वाले होते हैं वो तो इस सीन को ही कट कर देते हैं। वो आगे चल के ना हम लोगों को वही दिखाते हैं कि जो चोयोचन होती है वो ना बिल्कुल ना ठीक हो जाती है। जो युनची होता है उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। यहाँ पर ना जब युनची ये बोलता है ना कि मैं ना तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूँगा, तो जो युन वोक्फिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उससे एक ना जाके ना छलांग मार के सीधे युनची को गले भी लगा लेती है। और वो कहती है कि फादर तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ना युन वोक्फिन को हमेशा यही डर रहता था कि कहीं उसकी मदर को कुछ हो ना जाए। क्योंकि उसकी मदर के अलावा इस टाइम उसके पास कोई भी नहीं था। मगर जब युनची ये बोलते हैं ना मैं ना चोयोचन को बिल्कुल ठीक कर दूँगा, तब ये सुन के ना युन वोक्फिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो दोस्तों वापस से ना हम लोग ना अपनी मांगा वाली स्टोरी पे वापस आते हैं। उसे अपना वहाँ पर जो चोयोचन होती है वो कहते हैं कि नहीं मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं गुजरी। कहते हैं क्योंकि युन वोक्फिन मेरे साथ थी। कहते हैं कि इस तरफ ना मेरी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा आसानी से गुजरी है। कहते हैं कि मगर तुम्हारी शक्ल देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। और उसे एक ना चोयोचन कहते हैं कि इस तरह से जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार ना तुम यहाँ पे पहुंचे कैसे हो। ये सुन के ना उसे एक ना जो युनची होता है वो कहता है कि सही कहा, लगता है मेरी जर्नी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। कहते हैं कि मेरे पास ना तुम्हें बताने को बहुत कुछ है। कहते हैं कि मगर जब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो शायद तुम्हें खुद भी यकीन ना हो। तो दोस्तों उससे एक ना जो युनची होता है वो ना अपनी सारी स्टोरी बताने लग जाता है। यहाँ तक कि जो युनची होता है वो ना अपनी जो पिछली लाइफ होती है ना उसकी भी बात ना उसकी भी स्टोरी युनची को बता देता है। यानी जो युनची की जो पिछली लाइफ होती है और इस बारे में ना इस टाइम तक ना जो युनची उसने किसी को भी नहीं बताया था। यहाँ तक कि खुद जैस्मीन को भी नहीं पता था और यहाँ तक कि व्याकिन्यू तक को नहीं पता था। और इस टाइम ना जो चोयोचन होती है वो पहली वुमेन होती है जिसको ना युनची की पिछली लाइफ की स्टोरी पता होती है। और इसके बाद हल्का करके युनची ना हर एक चीज के बारे में चोयोचन को बताने लग जाता है। और यहाँ तक कि ना जो युनची होता है वो ना हिरोटिक गॉड की ब्लड लाइन के बारे में ही बता देता है और इसके अलावा ना स्काई प्रोसेस ब्रीड के बारे में ही बता देता है। और इसके अलावा जो युनची होता है वो ना जैस्मीन के बारे में ही बता देता है कि वो किस तरीके से जैस्मीन से पहली बार मिला था। और फिर जो युनची होता है वो ये भी बताता है कि उसने किस तरीके से ना हेवन फोर्ड विला की ना कुत्ते वाली की थी। और इसके अलावा युनची ने ना किस तरीके से ना पूरे के पूरा ना जो ब्लू पोस्ट स्टारफ की सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे को हराया था। और युनची फिर गोल्डिला में गया था, वहां पर ना मूव वाइन से मिला था जिसने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। और इसके अलावा ना वहां पर ना जो युनची होता है वो किस तरीके से ना गॉड चाइल्ड बनता है और किस तरीके से ना हेवनली टर्बुलेशन को समन करता है। यहाँ तक कि युनची वही बता देता है कि उसने ना जैस्मीन की खातिर अपना सैक्रिफाइस किया था और वो किस तरीके से ना वापस से रिवाइव होकर यहाँ तक पहुंच गया है। और इस वक्त ना चोयोचन ना युनची की वाहिद वाइफ बन जाती है जिसको ना युनची के बारे में ना हर एक चीज पता होती है, उसकी हर एक पावर के बारे में पता होता है। और इस चीज के बारे में ना युनची ने ना अब तक ना किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि युनची की जो पेरेंट्स थे ना उनको भी नहीं पता था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि युनची और जो चोयोचन की जो बेटी है ना युन वोक्फिन, इसकी वजह से ना जो युनची है ना उसने ना चोयोचन को ना सब कुछ बता दिया है। और जो युनची है उसकी ये सोच है कि ना चोयोचन को ना उसके बारे में ना सब कुछ पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो चोयोचन है वो युनची की वाइफ भी है और इसके अलावा ना युनची की ना जो डॉटर है ना उसकी मदर भी है। और उससे एक ना जो युनची होता है वो कहता है कि फोनिक्स गॉड के हाथों से दोबारा से रिवाइव होने के बाद ना अब इस टाइम ना मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अब ये सुन के ना उससे एक ना जो चोयोचन होती है वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि हमारी जो बेटी है ना युन वोक्फिन, इसका जो फादर है वो कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि एक लेजेंडरी बंदा है। कहते हैं कि तुमने पूरे के पूरे ब्लू पोल स्टार पे अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा साबित किया है। यहाँ तक कि तुम पूरे के पूरे ब्लू पोल स्टार सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे बने हो। कहते हैं कि यहाँ तक कि ना तुम गॉड रियम के अंदर भी ना गॉड चाइल्ड बने हो जो फ्यूचर में चल के ना एक गॉड बनेगा और पूरे के पूरे गॉड रियम को रूल करेगा। कहते हैं कि युन वोक्फिन तुम्हारे जो फादर है वो सच में एक लेजेंडरी आदमी है। कहते हैं कि तुम्हें इन पे बहुत ही ज्यादा प्राउड होना चाहिए। ये सुन के ना जो युनची होता है वो कहता है कि इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि शायद तुम्हारे जो फादर है ना जो लेजेंडरी फादर है वो कब के अब नीचे गिर चुके हैं। कहते हैं क्योंकि मेरी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल एक फारिग इंसान हूँ। कहते और इस टाइम मैं इतना वीक हूँ कि मैंने एक जरा सा अपने पास और भी कलेक्ट नहीं कर सकता है। इस टाइम मैं बिल्कुल एक ह्यूमन हूँ।
कहता है कि यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं ना वापस जाके ना अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ और इसके अलावा ना अपने जो दोस्त है उनका किस तरीके से सामना करूंगा। अब युनची की ये बात सुन के ना उससे अपना जो चोयो होती है वो असल में ना मसला समझ जाती है और उससे अपना जो चोयो होती है वो ना युनची के चेहरे पे ना प्यार करते हुए कहती है, कहते कि युनची अच्छा तो तुम इस वजह से ना अब तक ना यहीं पर हो और इस वजह से ना वापस है ना अपने घर नहीं जा पा रहे। और उससे अपना जो चोयो होती है वो कहती है, कहते कि युनची तुम ना बहुत से वर्ल्ड घूम चुके हो, तुम पूरे के पूरे गोल्डन में बहुत सी जगहों पर जा चुके हो और तुमने कई सारे जो प्लैनेट्स उनके ऊपर गए हो और तुमने कई सारी दुनियाएं देखी हैं। कहते कि मगर अब भी ना तुम्हारी जो अंदर की नेचर है वो बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही हो जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। और उसे चोयोचन कहती है, कहते कि तुम ना हमेशा ना दूसरों की मदद करना चाहते हो, हर किसी की ना मदद करने के लिए ना बहुत ही ज्यादा खुश होते हो। कहते कि मगर तुम कभी भी ना किसी और पे ना बर्डन नहीं बनना चाहते और तुम नहीं चाहते कि ना हर कोई ना तुम्हारी मदद करे या फिर ना वो किसी मुश्किल में तुम्हारी मदद करते हुए। और उसे अपना चोयोचन कहते हैं, कहते क्या तुम्हें अब भी वो दिन याद है जब उन 2 ड्रैगन्स को हराने के लिए ना मैंने ना अपनी पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी थी। कहते कि और इस सब के बाद ना मैं ना फिर अपना मरना चाहती थी और मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहती थी। कहते कि मगर तुमने ना मुझे ना उस चीज के अंदर से बाहर निकाला और तुमने ना मुझे जिंदा रहने की ना उम्मीद भी दी। और उस वक्त ना जो चोयोचन होती है वो कहती है, कहते कि उस वक्त ना मैं अपनी सबसे ज्यादा कमजोर फॉर्म में थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। कहते कि यहाँ तक कि उस वक्त ना मैं ना फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की ना कोई फेरी भी नहीं थी। कहते क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी। कहते कि मगर फिर भी ना तुमने मेरी मदद की, यहाँ तक कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। कहते कि बल्कि इसके अलावा तुमने ना मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार से रखा और मुझे बहुत ज्यादा प्यार भी दिया उस वक्त। कहते उस वक्त ना ये सब कुछ ना तुमने इस वजह से नहीं किया कि मैं ना फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की फेरी हूँ या फिर मेरी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया क्योंकि ये तुम ना मेरे लिए कर रहे थे, तुम ना किसी भी चीज के लिए नहीं कर रहे थे, ना ही मेरे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की बैकग्राउंड की वजह से कर रहे थे। ये सब कुछ ना तुम ना फिर मेरी खातिर करना चाहते थे। कहते यानी उस वक्त ना तुमने ना मेरा जो एग्जिस्टेंस था ना उससे प्यार किया था, तुमने मेरी पावर से और मेरे बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं किया था। उसे एक ना वहां पर चोयोचन कहते कि मैं तुमसे फिर से एक सवाल करती हूँ, कहते फिर से तुम्हारे पास ना वही एक मौका दोबारा है कि ना तुम ना एक दफा ना फिर से मेरी हेल्प करो और जो मेरी जो कल्टीवेशन उसको रिवाइव करने में मेरी हेल्प करो और मेरी जान बचाने में मेरी हेल्प करो। क्या तुम ये दोबारा से चुनोगे? ये सुन के उसे एक ना जो युनची होता है वो कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी खातिर मैं अपनी कल्टीवेशन क्या मैं तो अपनी पूरी की पूरी लाइफ को भी खत्म करने को तैयार हूँ। कहता है कि यहाँ तक कि तुम्हें बचाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आज भी मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी फर्क नहीं है। और उसे युनची बोलता है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है ना तुम चल फिर भी नहीं सकती, तुम बिल्कुल पैरालाइज भी हो जाती हो। कहता है कि फिर भी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगा। कहता है क्योंकि तुम कभी मेरे लिए बर्डन नहीं थी। और उस एक ना जो चोयोचन होती है वो कहते हैं, कहते कि ये चीज हमारे लिए भी है, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी वाइफ जितनी भी है उन सबको भी सिर्फ तुमसे प्यार है, तुम्हारी पावर से नहीं है। अगर तुम्हारी पावर कुछ हो भी जाता है ना वो फिर भी तुमसे प्यार करेंगे। और उस एक चोयोचन बोलती है, कहते कि जैसा कि तुमने कहा कि तुम ना मेरे एग्जिस्टेंस से प्यार करते हो। और उस एक चोयोचन बोलते हैं, कहते कि ये चीज हमारे लिए है, हमारे लिए बस यही काफी है कि तुम ना हमारे साथ हो, हम तुमसे इतना ही प्यार करते हैं। और कहते कि हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो, हमें तुम्हारी पावर की या तुम्हारी कल्टीवेशन की कोई परवाह नहीं है, हम सिर्फ तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। और उसे एक वहां पर ना जो युनची होता है वो कहता है क्या मेरे एग्जिस्टेंस है? और उसे एक ना फिर चोयोचन बोलती है, कहते कि मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। कहते कि याद है जब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, यहाँ तक कि उस वक्त मैं चल भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो तुम मुझे हमेशा एक ही बात करते थे, कहते कि चोयोचन चाहे जो मर्जी हो जाए कभी भी ना जीने की जो ख्वाहिश है यानी जीने की जो होप है ना उसको खत्म नहीं होने देना चाहिए अपने अंदर से। और उसे चोयोचन कहते हैं, कहते तुम्हें याद है तुमने कहा था कि जब तक हम जिंदा है ना हम हर वो चीज वापस पा सकते जो हमने खो दी है। कहते और तुमने ये भी कहा था कि जब तक हम जिंदा है हम लोग ना कभी भी ना किसी भी चीज को ना नामुमकिन की तौर पे नहीं ले सकते क्योंकि हर चीज पॉसिबल है अपनी जिंदगी में। अब चोयोचन की ये सारी बातें सुन के ना आखिरकार ना जो युनची का जो दिमाग होता है वो भी चल जाता है और वो कहते हैं कि लिटरली तुमने बिल्कुल भी ठीक कहा। कहते हैं कि ये जो बात है मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको खुद क्यों नहीं समझ पा रहा था। कहते हैं कि वाकई में जब तक हम लोग जिंदा हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और हर चीज वापस पा सकते हैं। और उससे युनची बोलता है, कहते हैं लेकिन अगर मेरे पास मेरी कल्टीवेशन वापस नहीं भी आती ना अब मुझे कोई भी परवाह नहीं है। कहते हैं क्योंकि इस टाइम ना मेरे पास ना मेरी बेटी और मेरी बीवी वापस आ चुकी है और इस टाइम ना मेरी कल्टीवेशन से ज्यादा बड़ी चीज मुझे मिल चुकी है, तो कहते हैं कि मुझे अब और कोई भी गम नहीं है। कहते हैं इसके अलावा मेरे पेरेंट्स हैं और इसके अलावा ना मेरी कई सारी बीवियां भी हैं, तो कहता है कि मैं इनके साथ आराम से बिल्कुल हंसी खुशी रह सकता हूँ। और उससे युनची कहते हैं अब तो मेरे पास यून वॉक्सिन भी है जिसको मैं बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ और इसके अलावा ना इसकी कल्टीवेशन में इसकी हेल्प भी करना चाहता हूँ, तो मुझे अब वाकई में अपनी पावर से कोई भी मतलब नहीं है। और उससे युनची बोलता है, कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी और हमारी जो बेटी की जो लाइफ है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा करूंगा और इनके साथ मिलकर अच्छे से गुजारूंगा। कहता है क्योंकि मैंने जो यून बॉक्सिंग के साथ इतना ज्यादा लंबा सा जो टाइम नहीं गुजारा ना अब मैं हर सूरत में उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा।
और उससे अपना वहाँ पर ना जो युनची होता है वो कहता है कि अब वक्त आ गया कि हम सब लोग ना वापस है ना अपने घर चले, और वहाँ पर ना यून वॉक्सिन की जो ग्रैंडफादर और जो ग्रैंड मदर है वो भी इसका इंतजार कर रहे होंगे, और इसके अलावा ना वहाँ पर ना इसकी कई सारी जो स्टेप मदर्स है वो भी इसका वेट कर रही होंगी अब। और उससे अपना जो युनची होता है वो कहता है कि योचन मेरी वाइफ जल्दी करो, तुम और जो वॉक्सिन है जल्दी से तैयार हो, जो हम लोग ना जल्द से जल्द ना इल्यूशन डीमन रिलम के लिए निकलने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहीं पे ना हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इसको लाइक कर दो, और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखना पहले जाकर उनको देख लो, वरना आप लोग को आगे कोई भी समझ नहीं आने वाली। और इसके अलावा दोस्तों मैं इथर हैरम्स द फीमेल डीमोनेस की ना मैंने बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसकी जो एपिसोड का लिंक है वो भी आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।